हेलो दोस्तों, मैं सोनी झरोखा नर्सिंग वाईफाई चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग है। स्किल टेस्ट होता क्या है, स्किल टेस्ट किस लिए ज़रूरी होता है, स्किल टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है और स्किल टेस्ट के बाद की प्रोसेस क्या होती है, जो कि नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम में जो स्किल टेस्ट होता है तो उसके बाद में क्या होता है और किसके कितने मार्क्स होने चाहिए कि उसका स्किल टेस्ट में सिलेक्शन हो जाता है, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, जिन जिन कैंडिडेट का एग्ज़ाम पास हो गया है और जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट के लिए बुलाया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अब हम चलते हैं स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में सबसे पहले आपको क्या है कि आप जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे तो उससे पहले आपको प्रिपेयर होना है इसके लिए, ग्रूमिंग के लिए। जो आपका जो लुकिंग है वो बिल्कुल परफेक्टली अच्छा होना चाहिए। उसमें आपको क्या है कि प्लेन शेव होनी चाहिए और आपकी कटिंग, हेयर कटिंग होनी चाहिए प्रॉपर आपका ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। और साथ ही आपका प्रॉपरली आपका जो है एप्रिन है, आपको एप्रिन लेके जाना है। आपको बिल्कुल सिंपल लुक देना है जिससे कि आप एक प्रोफेशनल वो लुक आपको वहाँ दिखे। और फर्स्टली तो आपका यही देखा जाता है कि आपका प्रोफेशनल लुक कैसा है, किस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है। और सेकंड है आपका कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस में ये है कि आप जो भी आप वहाँ पर जा रहे हो और आप जो भी आप उनको बताना चाह रहे हो, तो अपना प्रॉपरली आपको कॉन्फिडेंट रहना है। यदि आपको आ रहा है तो उसको बताना है, यदि आपको नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आपको मना कर देना है, आपको गलत आंसर नहीं देना है। आपको हमेशा ये इस चीज़ का याद रखना कि आपको आ रहा है तो ही आंसर दें, नहीं तो आप गलत आंसर दोगे तो आपको उसी गलत आंसर के अकॉर्डिंग ही आपके और भी क्वेश्चन का जो आंसर दोगे उन पर भी आपको उसी तरह से जज किया जाएगा। तो आपको यदि आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो सॉरी सर, मुझे नहीं आता है इसका आंसर। जैसे ही आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो आपको सबसे पहला यही क्वेश्चन होता है, आपने कुछ काम किया है। यदि आपने काम किया है तो किस डिपार्टमेंट में काम किया है। तो आपको अपना शुरू से ही इस चीज़ पर फिक्स कर लेना है कि आपने को किस डिपार्टमेंट में आपकी अच्छी नॉलेज है। क्योंकि यदि आपको जैसे आपको वार्ड की अच्छी नॉलेज है और आपने आईसीयू में काम किया है तो आप आईसीयू का बताएंगे, तो आप वहाँ पर उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप वहाँ क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। यदि आपने मान लीजिए कि आईसीयू में किया है लेकिन आपको कैजुअल्टी की नॉलेज अच्छी है या वार्ड की नॉलेज अच्छी है, तो आपको आईसीयू की ना बता के आपको उनको वार्ड की बताना है। और आपने वार्ड में काम किया है और आपकी ओटी की नॉलेज अच्छी है तो आपको ओटी की बताना है, जिससे कि आप प्रॉपरली वहाँ पर जो क्वेश्चन आगे पूछे जाएँ तो उनका प्रॉपर रेस्पॉन्स दे सकें। तो इस चीज़ का भी पहले ही आपको पहले फिक्स कर लेना है कि आपने किस डिपार्टमेंट में आपको अच्छी नॉलेज है और क्या आपको बताना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मेनली आपके फंडामेंटल से पूछे जाते हैं, मेडिकल सर्जिकल से पूछे जाते हैं और उसके अलावा ओटी से आते हैं। ओटी के अलावा आपको यहाँ से ओबीजी के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको फर्स्ट इन चीज़ों पर ध्यान देना है कि आपको इन इन ही पर्टिकुलर एरिया में आपको पढ़ के जाना है, प्रोसीजर देख के जाना है कि क्या प्रोसीजर है, क्या आपको क्या इंस्ट्रूमेंट है। तो वो सारी जानकारी मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फंडामेंटल में हम देख लेते हैं। फंडामेंटल में सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट प्रोसीजर होता है वो होता है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग में आप जो डिस्प्ले में देख रहे हैं ये प्रोसीजर होते हैं। तो इसमें आपको क्या है कि हैंड वॉशिंग ही हमारा फर्स्ट स्टेप इसलिए होता है क्योंकि ये हमारी जो इन्फेक्शन स्प्रेड की जो चेन है उसको ये ब्रेक करता है, कंट्रोल करता है, इन्फेक्शन कंट्रोल करता है। तो इसलिए आपको हैंड वॉशिंग के प्रॉपर स्टेप आने चाहिए। सेकंड जो हमारा है यूज ऑफ पीपीई। जो भी हम एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करते हैं, लाइक हम मास्क यूज कर रहे हैं, ग्लव्स यूज कर रहे हैं, तो ग्लव्स को किस तरह से पहनना है आपको और किस तरह से आपको रिमूव करना है, तो वो चीज़ आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। किस तरह आपको प्रॉपरली, मान लीजिए आप ओटी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो आपको फर्स्ट फर्स्ट के स्टेप बाय स्टेप
पहले कौन सा आपको गाउन पहननी है या आपको मास्क लगाना है या कैप लगानी है, तो वो चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप याद होनी चाहिए। इसी के साथ साथ में आपको डोपिंग, जो भी आप मतलब प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद में आप आए हो, तो आपको सबसे पहले क्या, आपको ग्लव्स रिमूव करने हैं, उसके बाद में आपको गाउन रिमूव करनी है, शू कवर करने हैं, जो भी आपकी जो ये स्टेप हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इन जो भी मैं स्टेप बताऊंगा वो सभी की आपको एक लिंक मिल जाएगी, जिसमें आप सभी स्टेप देख सकते हो। तो आपको उन चीज़ों पर फोकस करना है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट होता है बेसिक आपका वाइटल साइन। जो भी पेशेंट आपके पास में आता है तो हमको सबसे पहले क्या करना होता है कि वाइटल साइन लेने होते हैं। वाइटल साइन में आपका क्या है कि थर्मामीटर हो गया आपको टेम्परेचर लेने के लिए। नेक्स्ट है आपको बीपी इंस्ट्रूमेंट। बीपी इंस्ट्रूमेंट में जो आप मरकरी का वाला होता है, जो ओल्ड आपने देखा होगा, और जो नया वाला है जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है। उसके अलावा आपको क्या है कि पल्स ऑक्सीमीटर है। पल्स ऑक्सीमीटर को किस तरह यूज करते हैं, कैसा पल्स ऑक्सीमीटर होता है, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। क्या आपको जैसे बीपी ले रहे हैं तो क्या पल्स प्रेशर कितना होता है, कितने पर आपको हाइपरटेंशन बोलना है, कितने पर आपको हाइपोटेंशन की कंडीशन है। और इसके अलावा आपको नेक्स्ट है आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल। आपको जो आरबीएस करते हैं वो कैसे ग्लूकोमीटर से करते हैं, कैसे आपको स्ट्रिप लगानी है, कैसे लेंसेट है लेंसेट को यूज करके आपको किस तरह आपको करना है, वो सारे प्रोसीजर आपको, ये सब बेसिक स्टेप हो जाते हैं। ये तो आपको कन्फर्म है आने ही चाहिए, क्योंकि इनमें से कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चाहे आपने किसी भी डिपार्टमेंट का आपने उनको बताया हो, लेकिन इनका क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। नेक्स्ट आपको पल्स के रिगार्डिंग आपको पूछ सकता है कि आपकी जो पल्स है वो किस किस साइड से चेक की जाती है, कौन कौन सी साइट होती है, और आपको किस तरह से आपको चेक करनी है, वो भी आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्टेप जो आईवी कैनुला। आईवी कैनुला के कितने टाइप होते हैं, क्या क्या कलर कोडिंग होती है, क्या गेज होता है, किस एज में क्या कौन सा कैनुला यूज करते हैं, वो आपसे पूछा जा सकता है। कि जो इन्फेंट है उसके लिए कितने नंबर का यूज करना है, एडल्ट के लिए कितने नंबर का यूज करना है, किसी का ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो आपको कितने गेज का कैनुला यूज करना है। तो वो चीज़ आपको, इसके साथ साथ में आपको कैनुलेशन की प्रोसेस पता होनी चाहिए कि आपको कैनुलेशन कैसे करना है, आपको कितने डिग्री पर इंसर्ट करना है, कब आपको स्टिलेट बैक पुल करनी है, कब आपको पूरा स्टेप आपको आना चाहिए। नेक्स्ट आपका है, आपको फ्लूइड के रिगार्डिंग पूछ सकता है कि आप पेशेंट को कोई भी फ्लूइड दे रहे हो तो कौन सा हाइपरटोनिक है, कौन सा हाइपोटोनिक है, कौन सा आइसोटोनिक है। इस तरह के जो भी फ्लूइड होते हैं वो यूज होते हैं, तो उनके बारे में पूछ सकते हैं कि इस कोई कंडीशन है तो उसमें कौन सा फ्लूइड आपको प्रेफर करना है। मान लीजिए वो बोल देते हैं कि डायबिटीज़ का पेशेंट है और आपने वहाँ से उन जो भी फ्लूइड एक जगह फ्लूइड रखे हुए हैं और आपने उठा लिया डेक्स्ट्रोज, तो उस कंडीशन में वो कंडीशन देखते हुए और आपको किस तरह कौन सा फ्लूइड यूज करना है वो भी आपको प्रॉपरली देखना है। फ्लूइड के बाद में आ जाता है आपका ड्रग कैलकुलेशन। जो आप ड्रग्स दे रहे हो तो आपको ड्रग को कैलकुलेट किस हिसाब से करना है। मान लीजिए 1 ग्राम का इंजेक्शन होता है मोनोसेप। मोनोसेप ने 800 ग्राम का डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, तो आप किस तरह से आपको आपको कितना ml देना है, और या फिर किस तरह से आप दोगे। तो आपको पूरी पूरी ड्रग कैलकुलेशन आनी चाहिए। किस तरह आपको पीडियाट्रिक जो है बच्चों के लिए, पीडियाट्रिक हो या एडल्ट हो चाइल्ड हो, कोई भी हो सकता है, उसके लिए अगर आप कोई भी कंडीशन दे सकते हैं तो आपको ड्रग कैलकुलेशन प्रॉपरली आनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका मेडिकेशन रूट। जो मेडिकेशन रूट है आपको वो भी प्रॉपर पता होना चाहिए। कौन सी मेडिसिन है वो किस रूट से लगनी है, और रूट के साथ साथ में आपको प्रॉपरली आपको जो भी आईएम इंजेक्शन है, आईवी इंजेक्शन है, सबक्यूटेनियस है, इंट्राडर्मल है, तो इस तरह से जो इंजेक्शन के प्रोसेस हैं, तो आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि आपको आईएम इंजेक्शन कितने एंगल पे देना है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कितने एंगल पे देना है, आपको प्रॉपर किस तरह से इनर टू आउटर
आउटर मोशन में आपको किस तरह से आपको कॉटन स्वैप से आपको क्लीन करना है, किस तरह से आपको निडल रिकैप करना है या नहीं करना है। यदि आपको निडल को रिकैप करने की ज़रूरत पड़ गई तो आप किस तरह से आपको वन हैंड टेक्निक यूज करके आपको किस तरह से निडल को रिकैप करना है। नेक्स्ट आपको ट्यूब्स के बारे में अभी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको ईटी ट्यूब कौन कौन सी साइज की होती है, किस किस एज में या एज ग्रुप में जो किस किस नंबर की जो ईटी ट्यूब यूज की जाती है। इसी हिसाब से आपको जो राइल्स ट्यूब है वो किस किस नंबर की होती है और किस एज में यूज की जाती है। और उसके साथ साथ में आपको राइल्स ट्यूब के साथ साथ में आपको कैथेटर पर भी फोकस करना है, कितने कितने नंबर का कैथेटर होता है और कितनी एज में यूज किया जाता है। उसके अलावा कितना मतलब उसमें फ्लूइड इंजेक्ट किया जाता है जो बैलून्स को इन्फ्लेट करने के लिए। तो वो चीज़ आपको और इनके जो प्रोसीजर होते हैं कि जैसे कैथेटराइजेशन है तो आपको कैसे एसेप्टिक टेक्निक से आपको किस तरह से आपको कैथेटराइजेशन करना है वो प्रोसीजर भी आपको वहाँ पर वो करवा सकते हैं। तो उस चीज़ पर भी आपको प्रॉपर फोकस करना है कि आप आपको इस तरह सेप्टिक बिना टैंक किसी यूज करके आप प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका एनीमा। एनीमा किस तरह से देते हैं, आपको एनीमा का प्रोसीजर पता होना चाहिए और एनीमा किस किस टाइप के होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है हॉट एप्लीकेशन और कोल्ड एप्लीकेशन। हॉट एप्लीकेशन में जो हॉट वाटर बोतल है वो कैसी होती है और कोल्ड एप्लीकेशन में जैसे आपके आइस पैक्स होते हैं तो वो चीज़ भी आपको आनी चाहिए कि किस तरह आपको वो दिखता है। आपको वहाँ पर हॉट वाटर बोतल रख दें और आपसे इक्विपमेंट का उसका नाम पूछा जाए तो आपको प्रॉपरली आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें। उसके अलावा आपको सैम्पलिंग है, मेन चीज़ सैम्पलिंग भी है। हमको क्या है कि सभी जगह जनरल वार्ड है, आईसीयू है, ज़्यादातर हमको सैंपल करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो हमको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि किस किस तरह की हमारी जो टेस्ट ट्यूब आती हैं, कौन सा टेस्ट है वो किस तरह की ट्यूब में ट्यूब के द्वारा किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है जो हमारा सैंपल है। तो आपको प्रॉपरली आपको वैक्यूटेनर जो भी निडल है वो निडल का पता होना चाहिए, किस तरह आपको वैक्यूटेनर में आपको फिक्स करना है और किस तरह आपको सैंपल लेना है। तो वो आपको प्रॉपरली आना चाहिए। किस तरह की आपकी कल्चर बोतल होती है और किस तरह आपका ब्लड कल्चर सैंपल आपको सेंड करना होता है तो वो भी आपको, और किस तरह आपको लेबल करना होता है वो सारी चीज़ें यदि आपने नहीं किया है हॉस्पिटल में काम या कम किया है तो आप उस चीज़ को आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सारी वीडियो मिल जाती हैं तो उस चीज़ों को आपको देखना है कि प्रॉपरली कैसे सैम्पलिंग की जाती है। अभी हम इक्विपमेंट के बारे में देखते हैं कि इक्विपमेंट का कौन कौन से होते हैं जो हमारे जनरली यूज किए जाते हैं, जो हमने अब अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था। ब्लड जो बीपी इंस्ट्रूमेंट है, आपका पल्स ऑक्सीमीटर है, थर्मामीटर है। थर्मामीटर भी डिजिटल है आपका, मरकरी थर्मामीटर है। और आपको थर्मामीटर के टाइप्स की भी पता होना चाहिए कि किस किस टाइप के होते हैं। उसके अलावा आपको बेड मेकिंग आनी चाहिए और कि किस तरह बेड मेकिंग की जाती है। आपको बेड मेकिंग करने के लिए भी आपको बोला जा सकता है। और उसके साथ साथ में आपको बेड का टाइप भी पता होना चाहिए, किस तरह का जो बेड होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। इसके अलावा आप पोजीशन पता होना चाहिए आपको, पेशेंट को किस पोजीशन में रखना है, सुपन पोजीशन है, ट्रेलेनबर्ग है, रिवर्स ट्रेलेनबर्ग है। आपको साइड लाइन पोजीशन है, कोई भी पोजीशन आपको बता सकते हैं और एक पेशेंट दे दिया जाएगा कि आपको क्वेश्चन है उसको बोल दिया जाएगा इस पोजीशन में आपको इसको लेटाना है। तो आपको प्रॉपर पोजीशनिंग का पता होना चाहिए कि आपको जैसे ट्रेक्योस्टोमी करनी है तो कौन सी पोजीशन देंगे। तो वो सारी चीज़, लंबर पंचर है तो कौन सी पोजीशन देंगे। तो आपको प्रॉपर पोजीशन और पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका लेरिंजियोस्कोप। लेरिंजियोस्कोप को आपको किस तरह आपको ब्लेड को कनेक्ट करना होता है, किस तरह आपको सेल को रिफ़िल करना है। तो वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए।
इसके साथ साथ में उसका जो ब्लेड का साइज होता है वो जो एडल्ट के लिए कौन सा यूज होता है, और पीडियाट्रिक लेरिंजोस्कोप होता है उसके कौन कौन से उनके ब्लेड के साइज होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और साथ में अभी मैं बताना भूल गया कि आपको बीपी इंस्ट्रूमेंट है उसके भी कफ के साइज होते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बीपी इंस्ट्रूमेंट के कफ का साइज क्या क्या होता है। और नेक्स्ट है आपका सक्शन मशीन। सक्शन मशीन है, एक तो वॉल माउंटेन सक्शन मशीन होती है, सेंट्रलाइज होती है, और एक होती है आपकी सक्शन मशीन जो स्पेशलाइज अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको मिल जाएगी। जैसे कैजुअल्टी में हमेशा आपको मिलती है क्योंकि वहाँ सक्शनिंग की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, आपको वार्ड में भी हर जगह मिलती है। तो आपको प्रॉपरली सक्शन मशीन का पता होना चाहिए, किस तरह आपको वो यूज करनी है, किस तरह आपको उसका प्रेशर मेंटेन करना है, प्रेशर चेक करना है कि प्रेशर प्रॉपरली वर्किंग है या नहीं है। और इसके साथ साथ में आपको सक्शन कैथेटर का भी पता होना चाहिए कि किस नंबर का सक्शन कैथेटर इसमें यूज होता है। और सक्शन कैथेटर, राइल्स ट्यूब, ईटी ट्यूब, इन सब में आपको डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए, पता होना चाहिए कि सक्शन कैथेटर कैसा होता है और आपका राइल्स ट्यूब कैसी होती है। नेक्स्ट है आपका निबुलाइजर। क्योंकि जो पेशेंट आता है तो उसको जो हाइपोक्सिया की कंडीशन है या उसको रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी है तो आपको निबुलाइज की ज़रूरत पड़ती है। तो निबुलाइजर है वो किस तरह आपको यूज करना है, कैसे उसमें जो रेस्प्यूल है वो किस तरह आपको उसमें डालना होता है, और किस तरह आप पेशेंट को यूज करना है, कैसे आपको उसको यूज करना है, वो भी आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। उसके साथ साथ में आपको इन्फ्यूजन पंप को आपके सामने रख सकता है और साथ में ये पूछ सकते हैं कि 2 लीटर पर मिनट पर इसको सेट कीजिए। आपको किस तरह इन्फ्यूजन पंप में आपको 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml की सिरिंज है, किस तरह आपको सेट करनी है, किस तरह आपको उसका टाइमर सेट करना है कि कितने ml पर आवर पे आपको फ्लो करना है, चलाना है। तो वो चीज़ भी आपको इन्फ्यूजन पंप के बारे में भी आपको पता होना। नेक्स्ट है आपका डीवीटी पंप होता है, वो किस तरह आपको यूज करना है। इसके अलावा जो आपका एयर मैट्रेस होता है वो आपको किस तरह यूज करना होता है, क्योंकि एयर मैट्रेस भी जो उसकी मशीन से ही वर्क करता है, तो आपको किस तरह उसको एयर ट्यूब्स को कैसे कनेक्ट करना है, कैसे चालू करना है। नेक्स्ट है एम्बू बैग। एम्बू बैग आपको किस तरह यूज करना है, क्या साइज होता है, पीडियाट्रिक एम्बू बैग है और चाइल्ड जो पीडियाट्रिक है, इसके साथ साथ में एडल्ट है एम्बू बैग, और उनको किस किस तरह यूज करना होता है। नेक्स्ट है आपका डिफिब्रिलेटर। तो जो डिफिब्रिलेटर होता है वो उसमें किस तरह आपको वोल्टेज सेट करने होते हैं, किस तरह आपको यूज करना होता है, किस तरह आपको टेस्ट करना होता है कि प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपको डिफिब्रिलेटर के आपको स्टेप भी पता होना चाहिए। वैसे इसको स्टेप को तो वो नहीं पूछेंगे क्योंकि अलग अलग कंपनियां अलग अलग स्टेप होते हैं। तो आपको डिफिब्रिलेटर के बारे में पता होना चाहिए, किस तरह आपको कहाँ पैड रखना है। जो डिफिब्रिलेटर भी दो तरह के होते हैं, एक तो ऑटोमेटेड होता है और उसमें आपको कहाँ आपको पैड आपको वो फिक्स करना है, आपको कहाँ पे चिपकाना है चेस्ट पे, वो किस तरह आपको वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ में आपको एक हैंडल होते हैं उसको उस हैंडल के साथ में आपको पैड होता है, तो वो किस तरह आपको यूज करना है वो भी आपको डिफिब्रिलेटर का पता होना चाहिए। और कितने 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 जूल वाट है जूल का है जो करंट है वो यूज किया जाता है, वो भी आपको याद रखना है। और जो डिफिब्रिलेटर जब यूज किया जा रहा है तो उसके साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिफिब्रिलेटर किस कंडीशन में यूज किया जाता है, और साथ में आपको जो सीपीआर की कंडीशन है वो आपको सीपीआर कैसे देना होता है, कितने इंच आपको प्रेस करना है चेस्ट को, किस पोजीशन में आपको रहना है, और जो आपको ब्रीथिंग और कंप्रेशन रेशियो कितना रखना है, कितनी साइकिल के बाद में आपको चेक करना होता है पल्स, पल्स मैक्सिमम कितने सेकंड तक आपको चेक करना होता है।
और उसके बाद में डिफिब्रिलेट कब करना होता है, डिफिब्रिलेट के बाद में फिर सीपीआर की साइकिल है वो कब कब यूज करनी होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको फोटोथेरेपी मशीन भी आपके सामने रख सकता है। तो फोटोथेरेपी मशीन है उसको कैसे आपको यूज करना है वो भी आपको पता होना चाहिए, या फिर आपको ये भी तो पता उस फोटोथेरेपी मशीन होती कैसी है ये तो कम से कम आपको पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट आपको इमरजेंसी ड्रग के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी हमारी इमरजेंसी ड्रग होती हैं, लाइफ सेविंग ड्रग कौन सी होती हैं और किस कंडीशन में यूज लिया जाता है, किस मेडिसिन का क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। इसके अलावा जैसे हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में आया है तो उसको क्या देना है, कितना कितने परसेंट आपको जो डेक्सट्रोज देना होता है, और आपको हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन है तो आपको इंसुलिन की कॉमन स्केल है वो आपको पता होना चाहिए कि कितनी कितना आपका उसका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है तो आपको कितना इंसुलिन देना है, एक आइडिया आपको होना चाहिए। नेक्स्ट आपका हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, आपको जो नॉर्मल बीपी है वो कितना होता है, हाइपरटेंशन की रेंज कितनी होती है, हाइपोटेंशन की रेंज कितनी होती है, पल्स प्रेशर कैसे निकालते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हाइपरटेंशन की कंडीशन में आपको कौन सी ड्रग्स देनी है और हाइपोटेंशन की कंडीशन में कौन सी आपको ड्रग देनी है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आपको हाइपोटेंशन की कंडीशन है और आपने उसको एटेनोलॉल दे दिया टैबलेट, या कोई भी आपने हाइपरटेंसिव जो ड्रग हैं वो यूज कर ली तो पेशेंट तो वैसे ही हाइपोटेंशन में और भी हाइपोटेंशन में चला जाएगा और पेशेंट कोलैप्स भी कर सकता है। इसके अलावा आपको एक मैनेजमेंट मास कैजुअलिटी यदि आपके पास में आ जाती है तो आप किस तरह से आप उनको मैनेज करोगे तो ये भी आपको नॉलेज होनी चाहिए किस तरह आपको मास कैजुअलिटी को आप मैनेज करोगे। और साथ ही आपको बर्न बर्न का पेशेंट है, बर्न के पेशेंट में आपको क्या प्रायोरिटी देंगे। अभी का हार्ट अटैक का पेशेंट आ गया, एमआई का पेशेंट आ गया तो आपको क्या करना है, एंजाइना पेक्टोरिस का पेशेंट आ गया तो क्या करना है, जो एमआई के पेशेंट है उसकी लोडिंग डोज कितनी होती है, कितने कितने एमजी आपको एटोरवास्टेटिन देनी है, कितने एमजी आपको एस्प्रिन देनी है, तो वो चीज़ आपको डोज पता होना चाहिए। क्योंकि आपने यदि बोल दिया कि मैंने इमरजेंसी में काम किया है या आईसीयू में काम किया है तो वो उस कंडीशन को भी पूछ सकते हैं कि एक एमआई का पेशेंट है तो आपको लोडिंग डोज कितनी देनी है। इसके अलावा आपको रेगुलर डोज कितनी देनी होती है। और आपको फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन का पेशेंट आ सकता है, पेशेंट की कंडीशन दे सकते हैं कि आपको कौन सा आपको फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन में आपको कौन सा प्रोसीजर करना है, कौन सा मैनूवर यूज करना होता है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि आपको जो बायोमेडिकल वेस्ट है ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, और बायोमेडिकल वेस्ट में आपको कौन सा जो वेस्ट है किस बैग में आपको कलेक्ट करना है, और जो बैग है वो कितने दिन तक कितने टाइम तक कितना फुल हो जाने पर आपको चेंज करवाना है। उसके अलावा हॉस्पिटल में कितने टाइम तक स्टोर होता है तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए प्रॉपरली। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की जो गाइडलाइन प्रॉपर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमारी एक वीडियो इसी चैनल पर है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ में आपको आपको जितने सारे इंस्ट्रूमेंट आपको बताए हैं उन इंस्ट्रूमेंट की जो लिस्ट है आपको गाइड वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारी वीडियो सीरीज को फ़ोटो सीरीज को देख सकते हो जिसमें आपको अलग अलग तरह के जो भी इंस्ट्रूमेंट आपके यूज होते हैं हॉस्पिटल में वो उसमें बताए हुए हैं, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। इसके साथ साथ में आपको एसिड बेस बैलेंस में से भी कंडीशन दे सकते हैं कि आप क्या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या एल्किलोसिस है, आपको रिपोर्ट दे सकते हैं। उसके साथ साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ईसीजी को देख के आप किस तरह आप पल्स रेट उसके आइडेंटिफाई करोगे कि पेशेंट की पल्स कितनी है। बेसिक चीज़ें ईसीजी की रीडिंग करना तो आपको आना ही चाहिए कि कब टी वेव टर्ल हो रही है, कब यू वेव बन रही है और उनकी वजह से क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। इसके अलावा आपको जिस भी डिपार्टमेंट की आपको
आपने ड्यूटी की है या मतलब आपने बताया है वहाँ पे, तो आपको उस डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग आपको प्रोटोकॉल्स पता होना चाहिए कि ओटी के क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, आईसीयू के क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, इमरजेंसी के क्या प्रोटोकॉल्स हैं। और उसके अलावा आपको ओटी के में जो इंस्ट्रूमेंट के लिए जो यूज होने वाले सॉल्यूशन है वो कौन कौन से सॉल्यूशन यूज होते हैं, कितने परसेंट होते हैं, और कितने टाइम तक आपको इंस्ट्रूमेंट उसमें डाल के रखना है जिससे कि वो स्टेराइल हो जाए। तो वो चीज़ वो भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ओबीजी इंस्ट्रूमेंट, वो आपके सामने रख सकता है। तो ओबीजी इंस्ट्रूमेंट है, ओटी इंस्ट्रूमेंट हैं, तो उनकी भी सीरीज है। वो हमारी वीडियो से उनके बारे में आपको हमारी वीडियो सीरीज है इमेज बेस्ड क्वेश्चन सीरीज। तो उस सीरीज को आप फॉलो करोगे तो आपको वहाँ पर 3000 क्वेश्चन, 3000 इमेज मिलेंगे आपको। और आप वहाँ से प्रॉपरली उन इमेज को फॉलो करके आप इंस्ट्रूमेंट का नाम, क्या किस तरह का दिखता है, क्या नाम है, वो क्या क्या यूज है, वो आप उनसे थोड़ा आइडिया ले सकते हो। थोड़ी आपको उनसे हेल्प भी हो सकती है। आपको एक चीज़ और रह गई, मिस हो गई, कि आपको मॉनिटर का भी पता होना चाहिए। जो इमरजेंसी में या कहीं पर भी आपको पेशेंट मॉनिटर होता है, वो मॉनिटर कैसे यूज करते हैं, किस तरह आपको ईसीजी प्रोब है वो लगाना है, किस तरह जो टेम्परेचर प्रोब है वो अटैच करना है, किस तरह आपको पल्स ऑक्सीमीटर का जो प्रोब है वो कैसे आपको अटैच करना है पेशेंट से, बीपी कफ है वो कैसे आपको बांधना। उसके साथ साथ में आपको किस तरह उस मशीन से मॉनिटर से आपको एक ही साथ में सभी रीडिंग सामने शो करनी है, किस तरह आपको रीडिंग लेनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ईसीजी मशीन होती है, ईसीजी मशीन को किस तरह यूज करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। और लास्ट हमारा आ जाता है क्रैश कार्ड। क्रैश कार्ड जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हर जगह आपको हर डिपार्टमेंट में मिलता है एक क्रैश कार्ड। क्रैश कार्ड के अंदर आपको प्रॉपर क्रैश कार्ड के ऊपर सरफेस पर क्या क्या रखा होता है, फर्स्ट ड्रॉर में कौन सी मेडिसिन होती है, सेकंड ड्रॉर में कौन सी होती है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो ड्रॉर हैं उनमें आपको रैक हैं, उनमें कौन कौन सी मेडिसिन क्या क्या आपको रखना होता है, वो आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। और उसके लिए भी हम अगले 1-2 दिन में वो वीडियो इसी चैनल पर डाल देंगे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो वो भी आप एक बार देख लीजिएगा, किस किस रैक में जो क्रैश कार्ट है वो किस क्या क्या होता है क्रैश कार्ट में, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से एक आइडिया तो लग गया होगा कि क्या स्किल टेस्ट होता है, क्या किस तरह के प्रोसीजर या इंस्ट्रूमेंट है, क्या जो पूछा जाता है। तो वो आपको एक आइडिया लग गया होगा। और आपके स्किल टेस्ट के लिए आपके लिए शुभकामनाएं हैं। आप जाएं और प्रॉपर कॉन्फिडेंट होकर अपना स्किल टेस्ट दें। और इसी के साथ ही जो हमारी जो इंस्ट्रूमेंट है और इक्विपमेंट है उसके लिए हमने वीडियो बना रखी है। इसके अलावा प्रोसीजर की जो वीडियोज हैं वो हम आगे आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। और आपका जो टीएमसी का जो एग्ज़ाम है वो अभी नज़दीक है, तो हो सकता है कि कंप्लीट प्रोसीजर वीडियो आपको नहीं मिल पाए। तो आप इस वीडियो से आइडिया लेके आप यूट्यूब पर सर्च करके आप उनको समझ सकते हो कि क्या क्या प्रोसीजर कैसे होता है। और बाकी का यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा, तो जब वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, तो बेल आइकन भी आप प्रेस ही कर दीजिए। क्योंकि बेल आइकन आप यदि प्रेस कर देंगे तो जो भी हम इससे रिलेटेड हम जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप इस चैनल पर अपलोड करेंगे तो आपको प्रॉपरली आपको टाइम पर मिल जाएगी, सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।